गाइस, कैसे हैं आप सभी? होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आइए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना इंडस्ट्रियल लॉ, ठीक है। और जिसका मैंने पहला एक एक्ट लिया है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, ठीक है। इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर कई सारे एक्ट हैं, तो जिसमें से मैंने एक एक्ट आज उठाया है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ठीक है, पोगा, जिसको शॉर्ट नेम से जाना जाता है। तो आज इसका हम पूरा रिवाइज करेंगे, ये क्या कहता है, इसका पूरा ओवरव्यू लेंगे। तो शुरू करते हैं। कंटेंट जो हम इसमें देखने वाले हैं वो है पहला इंट्रोडक्शन देखेंगे थोड़ा सा। फिर कौन कौन से इस ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर एम्प्लॉयर्स हैं जिनको ग्रेच्युटी पे करना कंपलसरी है या कंपल्सन हो जाएगी, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। और कौन कौन से एम्प्लॉयज हैं जिनको ग्रेच्युटी मिलेगी, उनके लिए क्या कंडीशन और क्या क्राइटेरिया बनाया है लॉ ने, उनको ग्रेच्युटी मिले, ठीक है। फिर देखेंगे फोर्थ पॉइंट जो है हमारा कंटेंट का, अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेबल, कितना अमाउंट पेबल होगा ग्रेच्युटी में और कैसे अमाउंट को कैलकुलेट किया जाए। उसके बाद फिर लास्ट कंटेंट जो है मिसलेनियस प्रोविजंस देखेंगे इस एक्ट के अंदर क्या क्या है। और मिसलेनियस प्रोविजन के अंदर 5 टॉपिक हम देखने वाले हैं कि ग्रेच्युटी कितने टाइम के अंदर पे हो जानी चाहिए, ठीक है, और नहीं होती है तो क्या होगा। उसके बाद सेकंड देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर एंड पावर ऑफ इंस्पेक्टर, मतलब अगर कोई डिस्प्यूट राइज होता है तो इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट कब होगा और उसको इंस्पेक्टर की पावर क्या क्या है वो हम देखेंगे। ग्रेच्युटी को फोरफीट कब कर लिया जाता है वो देखेंगे। पेनल्टी क्या होती है ग्रेच्युटी के अंदर, एम्प्लॉय के साइड से या एम्प्लॉयर के साइड से, दोनों देखेंगे। कंपलसरी इंश्योरेंस अंडर ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर ना कुछ कंपलसरी है कि इंश्योरेंस करवाना होता है, वो क्या है वो हम जानेंगे इस एक्ट के अंदर, ठीक है। तो एक तरीके से हम ये सारे कंटेंट को कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। जैसे कि मैं बताऊं कि ग्रेच्युटी होता क्या है, ग्रेच्युटी एक वो अमाउंट होता है जो कि एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, जब कोई पर्सन अपनी जॉब टर्मिनेट करता है या उसकी जो सर्विस खत्म हो रही होती है, उस समय उसको जो अमाउंट दिया जाता है दैट अमाउंट इज नोन एज ग्रेच्युटी अमाउंट, ठीक है। ग्रेच्युटी इज प्योरली एम्प्लॉयर्स पेमेंट, ये जो प्योरली कौन पे करता है, एम्प्लॉयर पे करता है, इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होते किसके, एम्प्लॉय के, ठीक है। जैसे प्रोविडेंट फंड होता है पीएफ, उसमें दोनों के कंट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ती है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों। लेकिन ग्रेच्युटी एक ऐसा है जिसमें एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है, कोई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट नहीं करेगा इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर पे करता है इसे, ठीक है। इट इज गिवन टू दी एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय को दिया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी। ये जो एक्ट बनाया गया है ना, ये सोशल सिक्योरिटी के लिए बनाया गया ग्रेच्युटी एक्ट। किसके सोशल सिक्योरिटी के लिए, एम्प्लॉय के सोशल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। और ये कब पे किया जाता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज सर्विसेज, एज जनरली इट इज गिवन इन लमसम मोड, ठीक है। लमसम में ये पेमेंट की जाती है ग्रेच्युटी की, ठीक है, बट कब की जाती है, जब सर्विस कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो वैसे ही मैंने फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन करा कि जब सर्विस खत्म हो रही होती है तब जो अमाउंट मिलता है दैट अमाउंट इज नोन एज ग्रेच्युटी, ठीक है, जो भी सोशल सिक्योरिटी के लिए हमें अमाउंट मिलते हैं। तो ये एक्ट जो है हमारा कब आया था, 16 सितंबर 1972 से ये इन्फोर्स हुआ था। बट पार्लियामेंट ने इसको पास कब कर दिया था, 21 अगस्त 1972, यानी कि 1972 में 21 अगस्त को ये पास हो चुका था पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक है। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये एक्ट जो है ये इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर को भी इंक्लूड करके पूरे इंडिया में लागू होता है, क्लियर। बट एक एक्सेप्शन है, वो भी मैं बता देता हूं। हाउएवर इट इज नॉट एप्लीकेबल टू प्लांटेशन एंड पोर्ट्स, ये जो इंडस्ट्रीज हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर होगी प्लांटेशन से रिगार्डिंग या पोर्ट से रिलेटेड, वो पोगा के अंदर कवर नहीं होगी। होल यहाँ पे देखो पोगा एप्लीकेबल कहाँ है, होल ऑफ इंडिया पोगा एप्लीकेबल है, बट जम्मू एंड कश्मीर में भी पोगा एप्लीकेबल है, बट एक्सेप्शन है, प्लांटेशन प्लस पोर्ट पोगा इज नॉट एप्लीकेबल, पोगा एप्लीकेबल नहीं होगा। पोगा का मतलब हुआ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, इन शॉर्ट में हम पोगा बुलाते हैं इसको, क्लियर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड कंटेंट, एप्लीकेबल एम्प्लॉयर। अब ये हमने ग्रेच्युटी तो समझ लिया कि ग्रेच्युटी क्या होती है, ठीक है, और कहां कहां एप्लीकेबल है इसका, ये जो एक्ट है कहां कहां एप्लीकेबल है। अब एप्लीकेबल एम्प्लॉयर देखेंगे, ये कौन से एम्प्लॉयर पे कंपलसरी अप्लाई होगा, एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, वो अब देखेंगे हम इस टॉपिक में। एनी एस्टेब्लिशमेंट हैविंग 10 और मोर वर्कर्स, ठीक है, 10 या उससे ज्यादा वर्कर अगर हैं, बट एक्सक्लूडिंग अप्रेंटिस। अप्रेंटिस कौन होते हैं, वो ट्रेनी होते हैं जो काम सीखने के लिए हमारे कंपनी में काम कर रहे होते हैं एज अ ट्रेनिंग पर। जैसे हम लोग भी सीएमए करने के बाद ट्रेनिंग के लिए कहीं जाएंगे तो हम उनके एम्प्लॉय नहीं होंगे, हम एज अ अप्रेंटिस होते हैं, लेकिन हम प्रोफेशनल्स हैं तो उसे आर्टिकल से कहा जाता है, ठीक है। जो काम सीख रहे होते हैं दैट इज नोन एज अप्रेंटिस ट्रेनी, ठीक है। तो हम इन्हें इंक्लूड नहीं करते, इनको एक्सक्लूड करके अगर 10 या उससे ज्यादा वर्कर वहां पर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां एप्लीकेबल हो जाएगा, क्या एप्लीकेबल हो जाएगा अपना, होगा, होगा एप्लीकेबल हो जाएगा, क्लियर। या तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है, या तो ये वाली फुलफिल लग जाए, और यहां तो होना ही होना है एप्लीकेबल, कहां,
अगर फॉलोइंग इंडस्ट्री, इनमें से कोई इंडस्ट्रीज हैं, कौन किसमें से, या कोई शॉप है, कोई फैक्ट्री है, कोई प्लांटेशन है, पोर्ट इंडस्ट्रीज, रेलवे इंडस्ट्रीज, माइंस, ऑयल फील्ड्स, ठीक है, इन सातों में से अगर कोई भी इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पोगा अप्लाई होगा ही होगा। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए इसे लर्न करने के लिए, याद रखने के लिए कोड बना दिया है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में ये अप्लाई होगा ही होगा, एप्लीकेबल होगा ही होगा। उसका कोड याद करेंगे, फ्रॉम एसपी स्क्वायर, क्या, फ्रॉम एसपी स्क्वायर। F stands for factory, R stands for railways, O stands for oil fields, M stands for mines, S stands for shops, P stands for plantation and second P stands for port industries। ठीक है, तो ये कोड है, आप लोग याद कर सकते हैं इससे और याद रख सकते हैं, रिटेन रहेगा आप सभी को। हाँ, अगला पॉइंट देखते हैं, वंस फोगा बिकम्स एप्लीकेबल। एक पॉइंट है कि जैसे मतलब अगर कोई इंडस्ट्रीज या तो इस तरीके से, क्या ये तो अप्लाई होगा ही होगा, ठीक है, या ये तरीका, दो तरीके हैं इसको, एक है 10 या 10 से ज्यादा वर्कर वाला कंडीशन, या ये कोई इंडस्ट्रीज जो यहाँ पे मेंशन है, इनमें से कोई इंडस्ट्रीज हैं उनकी, अगर इन दोनों कंडीशन में कोई आ जाता है, ठीक है, तो एक बार भी अगर पोगा पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल हो गया एक साल भी, तो वो आने वाले सब्सिक्वेंटली ईयर्स उसमें भी वो एप्लीकेबल ही रहेगा, बेशक वर्कर 10 रहे, 8 रहे, 5 रहे, 4 रहे। अब वो क्या हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव, इररेलेवेंट हो जाएगा, वो फैक्ट हमारे लिए इररेलेवेंट होगा। ठीक है, एक बार भी अगर किसी इंडस्ट्रीज या किसी भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में पोगा एक्ट अप्लाई हो गया, पोगा 1972, उसके बाद वो हमेशा ही आने वाले ईयर्स में भी वो एप्लीकेबल ही रहेगा। ठीक है, बंद नहीं हो सकता या खत्म नहीं हो सकता। नेक्स्ट, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, एप्लीकेबल एम्प्लॉयर्स देख लिए, अब हम एप्लीकेबल एम्प्लॉयज भी देख लेते हैं, कौन कौन से एम्प्लॉयज इसके अंदर आएंगे और जिनको ग्रेचुटी एक्ट के थ्रू उनको ग्रेचुटी दी जाएगी। ठीक है, ऑल एम्प्लॉयज, ठीक है, ये प्लस है, ऑल एम्प्लॉयज, सारे एम्प्लॉयज आएंगे एक्सेप्ट अप्रेंटिस, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी होंगे। ठीक है, अप्रेंटिस जो ट्रेनी है वो, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है, उनको छोड़ के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, सारे एम्प्लॉयज इसके अंदर आ जाएंगे, एलिजिबल है, एप्लीकेबल है, उनको ग्रेचुटी एक्ट के लिए वो एप्लीकेबल है। इनके अलावा सारे एम्प्लॉयज पर ये ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल होगा। क्लियर? अप्रेंटिस क्या होता है, ट्रेनी हु हैज नॉट वर्क फॉर कंटिन्यूअस पीरियड, वो हमेशा के लिए कंटिन्यूअसली वर्क नहीं करता, ठीक है, और जो कि प्रोडक्टिव प्रॉफिट में कोई, नॉट बीइंग प्रोडक्टिव इन दी प्रॉफिट मेकिंग ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, वो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता किसमें, प्रॉफिट अर्न करने में, क्योंकि वो तो काम सीख ही रहा है, वो क्या अर्न करेगा, वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा हमारे प्रॉफिट में, वो तो काम सीख रहा है हमसे। ठीक है, तो इसीलिए हम अप्रेंटिस को एक्सक्लूड करते हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एक्सक्लूड हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने अकॉर्डिंग उसके स्कीम्स होते हैं और बहुत कई तरीके के उनको बेनिफिट्स अलग से मिलता है। ठीक है, उसके बाद एक और कंडीशन है, हु हैज वर्क फॉर कंटिन्यूअस सर्विस, कंटिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए उन एम्प्लॉइज की। और हाँ, 3 तरह की एम्प्लॉयमेंट हो सकती हैं और तीनों एम्प्लॉयमेंट में मिनिमम कंडीशंस बता रखी हैं, वो अगर फुलफिल हैं, उतने दिन उन्होंने काम करा है, ठीक है, तो ये ग्रेचुटी एक्ट उन पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो पहले अगर फुल एम्प्लॉयमेंट का केस है, फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सालों साल काम है, तो अगर वीक में 6 दिन वर्किंग है, 6 डेज अ वीक अगर वर्किंग है, तो 240 या उससे ज्यादा दिन उस पर्सन ने काम किया हो। अगर वीक में 5 डेज वर्किंग है, तो 190 या 190 डेज से ज्यादा दिन उसने काम करा हो पूरे साल भर में। बट अब सेकंड एम्प्लॉयमेंट देखते हैं, हाफ ईयरली एम्प्लॉयमेंट के केस में, हाफ ईयरली एम्प्लॉयमेंट केस में भी दो टाइप के हो सकते हैं, 6 डेज वर्किंग इन अ वीक या 5 डेज वर्किंग इन अ वीक। अगर 6 डेज वर्किंग इन अ वीक है, तो पूरे हाफ ईयरली एम्प्लॉयमेंट में जितना भी दिन काम करा है हाफ ईयरली एम्प्लॉयमेंट में, 120 या 120 दिन से ज्यादा उसने काम किया हो। और अगर 5 डेज वर्किंग इन अ वीक है, तो 95 डेज या उससे ज्यादा काम किया हो। ठीक है, तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा ये एक्ट। सीजनल एस्टेब्लिशमेंट, सीजनल एस्टेब्लिशमेंट मतलब सीजन के अकॉर्डिंग काम चला, इस टाइप की जो भी इंडस्ट्रीज हैं, मतलब सीजनल बेसिस पे जिनके काम है सारे का सारा सीजनल है, तो इस टाइप की जो भी एस्टेब्लिशमेंट होती है उनमें 75% या उससे ज्यादा अटेंडेंस होनी चाहिए, जितने दिन भी उनके टोटल, जितने दिन भी वो बिजनेस चला है, ठीक है, उतने दिन का 75% या उससे ज्यादा दिन अगर क्या बोलते हैं अटेंडेंस है किसी एम्प्लॉइज, किसी एम्प्लॉय की, तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से यही वाली बात दोहरा दी इन्होंने, अप्रेंटिस नहीं होगा काउंट इसके अंदर और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं आएंगे। क्लियर? तो ये सारे के सारे जो हमने देखे, ये डेज, ये हमने डेज देख लिया, मिनिमम डेज हैं कि ये इतना या इससे ज्यादा अगर होगा इस एम्प्लॉयमेंट के केस में, इस एम्प्लॉयमेंट के केस में अगर ऐसा एम्प्लॉयमेंट है तो इतने दिन, ऐसा एम्प्लॉयमेंट है तो इतने दिन, ठीक है, और इतने वर्किंग डेज अगर हो रहे हैं एक हफ्ते में 6 या 5, तो उसके अकॉर्डिंग इतने दिन, सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये सारे के सारे क्या है, वर्किंग डेज, और वर्किंग डे का मतलब हुआ एक्चुअल वर्किंग डेज होते हैं एक, और एक डीम्ड वर्किंग डेज होते हैं। ठीक है, एक्चुअल वर्किंग डेज जितना दिन उसने काम करा, ठीक है, और डीम्ड वर्किंग डेज, मानो ना मानो मानना पड़ेगा, अगर मतलब जो डीम्ड वर्किंग डेज है
अगर कंपनी बोलेगी मैं नहीं मान रहा, ये क्या कहते हैं, इस दिन ये वर्कर ने काम नहीं करा और मैं इसको सैलरी नहीं दूंगा, ठीक है, बट लॉ कहता है डीम्ड वर्किंग डेज, मानो ना मानो तुम्हें मानना पड़ेगा कि उस बंदे ने काम करा है। तो ऐसे कौन कौन सी वर्क, किस किस को हम इंक्लूड करेंगे डीम्ड वर्किंग डेज में, जिसके लिए मैंने एक कोड बनाया है मॉल। एम से मैटरनिटी लीव, ठीक है, पहले 24 हफ्ते की हुआ करती थी और अब इसे अमेंड करके 26 हफ्ते कर दिए, 26 वीक्स हो चुके हैं, ठीक है। एब्सेंट ड्यू टू एक्सीडेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोई भी एब्सेंट हुआ है, अगर क्या बोलते हैं एम्प्लॉय, बट वो एब्सेंट तो हुआ है लेकिन किस वजह से एब्सेंट हुआ है। मान लेते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो गया, ऑफिस के काम से जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया, काम किसका था, ऑफिस वालों का, एक्सीडेंट हुआ ऑफिस के काम की वजह से, अब उसकी वजह से वो बंदा काम करने नहीं आ रहा है, तो वो डीम्ड वर्किंग डेज में आएगा, ठीक है। लीव विद सैलरी, लीव विद सैलरी मतलब एक छुट्टी जो गिवन है, मतलब एक लिमिटेड छुट्टी गिवन होती है ना कि साल में इतने दिन छुट्टी तुम ले सकते हो, 30 दिन 60 दिन, हर अलग अलग बिजनेस में अलग अलग टाइम, अलग अलग कंपनी में अलग अलग एक टाइम पीरियड डिसाइडेड होता है, तो वो लीव विद सैलरी होता है। तो अगर उसने लीव विद सैलरी यानी कि उसकी छुट्टी बची हुई थी, उसने छुट्टी लिया, तो ऑब्वियसली वो डीम्ड वर्किंग डेज में काउंट होंगी। ये जो फोर्थ है लेड ऑफ, लेड ऑफ क्या होता है हमारा, लेड ऑफ होता है कि मान लेते हैं कि अभी ये कोविड हो गया, किसी कोई ज्वेलर्स है, उसके जो कारीगर हैं काफी अच्छे डिजाइन बनाते हैं और काफी अच्छी कारीगरी करते हैं, ठीक है, डायमंड की कटिंग वगैरह हो गए, बहुत बढ़िया करते हैं, मार्केट में काफी अच्छा नाम है उसका, और उसी कारीगर की वजह से। तो क्या लॉकडाउन में वो ज्वेलर जो भी है, ठीक है, उसका ऑनर, वो ऐसे कारीगर को अपने हाथ से खोना पसंद करेगा? नहीं ना। तो बेशक लॉकडाउन में काम नहीं है, फिर भी वो क्या बोल रहा है, तू घर बैठ और ये ले आधी सैलरी अपनी मेरे से लेते रहे। तो अगर ऐसा है तो वो भी डीम्ड वर्किंग डेज में काउंट होगा, यानी कि जो एम्प्लॉयर है उसके पास काम नहीं है, फिर भी वर्कर क्या बोलते हैं वहां पे आ रहे हैं, खाली भी बैठे हैं, लेकिन फिर भी उनको सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, वो डीम्ड वर्किंग डेज में काउंट होगा। बेशक वो घर उसे एम्प्लॉयर कहते हैं कि तू घर पे ही बैठ जा, काम अभी नहीं है, काम आएगा तो मैं डालूंगा, तो दैट इज नोन एज लेड ऑफ, ठीक है। तो लेड ऑफ भी हमारा डीम्ड वर्किंग डेज में काउंट होता है। क्लियर? तो डीम्ड वर्किंग डेज होते हैं और एक एक्चुअल वर्किंग डेज, एक्चुअल की तो मिलेगी मिलेगी और डीम्ड की भी मिलती है। और डीम्ड कौन कौन से होते हैं, मॉल, एम से मैटरनिटी लीव, ए से एब्सेंट ड्यू टू एक्सीडेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, लीव विद सैलरी थर्ड, और फोर्थ है हमारा लेड ऑफ, एल से। क्लियर? देखिए अब हमने कुछ कॉन्सेप्ट, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पे कुछ केस लिए हैं जिसको सॉल्व करेंगे, तो हमें थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी। एक माइन इंडस्ट्री है, ठीक है, जहाँ पे वर्कर्स हैं जो काम करते हैं और हमें डिटरमाइन करना है क्या, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द ग्रेच्युटी एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट वहाँ पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। टोटल नंबर वहाँ पे कितने हैं वर्कर्स के, 8, ठीक है, तो 8 हैं, तो अब तो आप लोग कहेंगे कि सीधा ये एप्लीकेबल होगा ही नहीं क्योंकि 8 वर्कर हैं, 10 से कम है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट हमें होती है 10 या उससे ज्यादा अगर वर्कर होंगे तो भी ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल है। अरे यार वो तो देखो सेकंड कंडीशन, वहां पे कुछ इंडस्ट्रीज ऑलरेडी मेंशन्ड है कि अगर ये इंडस्ट्रीज हैं तो इनमें से जो भी इंडस्ट्रीज होंगी वहां पे तो ये एप्लीकेबल होगा ही होगा। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो कौन सी इंडस्ट्री है, माइन इंडस्ट्री है, तो माइन इंडस्ट्री वहां पे मेंशन है, ठीक है, फ्रॉम एसपी स्क्वायर, एम स्टैंड्स फॉर माइन, ठीक है, तो माइन इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल होगा। अब इसके अंदर कुछ वर्कर के बारे में बता रखा है और उस वर्कर को अब देखते हैं, हर वर्कर के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखी है और हमें डिटरमाइन करना है कि उस वर्कर के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है। वर्कर 1 जो है वो अप्रेंटिस है, नाम से ही दिख रहा है अप्रेंटिस इंक्लूड नहीं होता, ये नॉट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट की ये रही, देख सकते हैं आप सभी, अप्रेंटिस हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉइज since as a trainee he doesn't contribute in the productivity of business and might not be working for a continuous service, ठीक है, वो ना तो प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कर रहा है कुछ और माइट भी वो इन फ्यूचर वो कंटिन्यूअस सर्विस भी ना दे हमें, ठीक है, बस वो काम सीखने के लिए आया था, तो वो हमारा एक्सक्लूडेड है हमारा इसके अंदर से। ग्रेच्युटी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी जब हम एम्प्लॉइज का हम देख रहे थे वहां से वो एक्सक्लूडेड था, ठीक है, तो दैट्स वाई ये नॉट एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। क्लियर? वर्कर 2 देखते हैं, वर्कर 2 के पास फुल एम्प्लॉयमेंट है, एक्चुअली उसने वर्क करा है 50 दिन, ठीक है, और फिर उसे लेड ऑफ उसने ले ली 70 दिन की, ठीक है, और हफ्ते में कितना काम करता था, 6 डेज इन अ वीक, तो 6 डेज इन अ वीक के अकॉर्डिंग हमें मिनिमम क्राइटेरिया कितने दिन की होती थी, 240 डेज की, 240 डेज की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती थी फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में, 6 डेज इन अ वीक वाले टाइप में, ठीक है, लेकिन उसने यहाँ पे कितना काम करा है, 50 दिन एक्चुअल, 70 दिन लेड ऑफ, डीम्ड मान लेंगे, तो 70 और 50 120 दिन ही उसने काम करे हैं, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही, तो इसलिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रखा है, 240 डेज ऑफ वर्किंग रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल इन दिस एक्ट, ठीक है। वर्कर 4, सॉरी वर्कर 3, वर्कर 3 जो है उसने एक्चुअली में 170 दिन काम किया है और फिर 30 हफ्ते की उसने मैटरनिटी लीव ले ली, ठीक है, कोई फीमेल एम्प्लॉय है जिन्होंने 170 दिन काम करा कंपनी में और उन्होंने उसके बाद 30 हफ्ते की मैटरनिटी लीव ले ली, तो लेकिन मैटरनिटी लीव हमारा मैक्सिमम कितना अलाउ हुआ है डीम्ड वर्किंग डेज में, 26 वीक्स, तो 26 इनटू, क्योंकि साथ के साथ मतलब एक हफ्ते में 7 दिन तो काम कोई भी नहीं करवाता, तो एक दिन तो मिनिमम ऑफ होता ही होता है वीक में, तो इसीलिए हम एज्यूम करेंगे 26 वीक का हम चलते हैं डीम्ड वर्किंग डेज लेंगे 26 वीक का, अब उसे कैलकुलेट करना है, वीक में हम 6 डेज मान के चल रहे हैं वर्किंग है, तो 26 इंटू 6 156 डेज ये हो गए और 170 दिन ऑलरेडी उन्होंने काम किया है, प्लस 170 आ जाएंगे हमारे 326 डेज, देख सकते हैं, और यहाँ पे 326 डेज हो रहा है, 240 डेज से अबव है, दैट्स व्हाई यहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा, क्या एप्लीकेबल होगा, होगा एप्लीकेबल होगा, ठीक है, ग्रेच्युटी एक्ट। नेक्स्ट
वर्कर 4 की एक्सप्लेनेशन दे रखी है। वर्कर 4 क्या था हमारा? वर्कर 4 ने हाफ ईयरली एम्प्लॉयमेंट थी उसकी हाफ ईयरली एम्प्लॉयमेंट थी। हाफ ईयरली एम्प्लॉयमेंट में उन्होंने 100 दिन काम करा है। 100 दिन काम करा है। वर्किंग इन अ वीक कितना है उनका? 5 डेज इन अ वीक। तो 100 दिन काम करा है एक्चुअल में, 5 डेज इन अ वीक उनकी वर्किंग है। ठीक है, तो अगर हाफ ईयरली एम्प्लॉयमेंट की बात करें, हाफ ईयरली के केस में वहां पर देखते हैं हम 5 डेज इन अ वीक में 95 या उससे ज्यादा दिन, कितना? 95 या उससे ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने 100 दिन काम करा है, 100 डेज। तो 95 से ज्यादा है तो उन्होंने कंडीशन को सेटिस्फाई कर दी। हाफ ईयरली एम्प्लॉयमेंट है, 95 डेज से ज्यादा है, उन्होंने कंडीशन को मीट कर लिया। अब ये यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो अंडर होगा वर्कर 4 इज वर्कड एज हाफ ईयरली एम्प्लॉय एंड एक्चुअली वर्कड 100 डेज सिंस ही इज वर्कड मोर देन 95 डेज ऑफ कंडीशन अंडर दिस एक्ट, हेंस ही इज कवर्ड अंडर दिस एक्ट। तो वो जो है इस एक्ट के अंदर कवर्ड होंगे। होपफुली क्लियर हो गया होगा। इन समरी अब यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना दिया है कि कौन कौन से एम्प्लॉय एप्लीकेबल होंगे। सारे एम्प्लॉय एप्लीकेबल होते हैं एक्सेप्ट अप्रेंटिस और गवर्नमेंट एम्प्लॉय। उसमें एक कंडीशन और है, कंटिन्यूअस सर्विस वाली जो डेज हैं वो देखनी पड़ेंगी, प्लस उन्होंने 5 साल या उससे ज्यादा कंटिन्यूअस सर्विस दिया हो कंपनी में, तो एम्प्लॉयज पर ये ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो दिस एक्ट शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉयज हु मस्ट वर्क फॉर एटलीस्ट 5 years और मोर। ठीक है, और मोर बट कंटिन्यूअस सर्विस। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 साल काम किया फिर आ गया 4 साल बाद, फिर 3 साल काम किया फिर आ गया 1 साल बाद, तो ऐसे नहीं, कंटिन्यूअसली हमें काउंट करने हैं 5 साल या उससे ज्यादा। अगर उस बंदे ने काम करा है, ठीक है, और उसने सारी कंडीशंस को मीट करी हैं, तो वो उसके ऊपर ये ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी पेबल। अब हम जो अमाउंट कैलकुलेट करते हैं ग्रेचुटी, ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट होते हैं और कितना अमाउंट हम क्या होते हैं पे करेंगे, वो हम इस कंटेंट में हम देखने जा रहे हैं। अगर वो फुल एम्प्लॉयमेंट का केस है तो अलग कैलकुलेशन होगी, हाफ ईयरली एम्प्लॉयमेंट का केस है तो अलग कैलकुलेशन होगी। ठीक है, ग्रेचुटी एक्ट जो है इसके अंदर जो ग्रेचुटी अमाउंट जो हम पे करेंगे उसकी कैलकुलेशन के कुछ फॉर्मूले एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट का केस है तो ग्रेचुटी हम जो कैलकुलेट करेंगे वो 15 डेज ऑफ सैलरी इनटू कंटिन्यूअस ईयर ऑफ सर्विस से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 15 डेज ऑफ सैलरी होगी कैलकुलेशन इसकी वो कैसे होगी, लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी, यानी कि सबसे लास्ट सैलरी जो थी वो जितने अमाउंट की होगी लास्ट ड्रॉन सैलरी, उस सैलरी पर हम 15 दिन की सैलरी काउंट करेंगे, मतलब कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, तो लास्ट ड्रॉन सैलरी पे 15 दिन की सैलरी कैलकुलेट होगी, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 15/26, तो हमारा लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी का हमने प्रोपोर्शनेट 15 दिन की सैलरी कैलकुलेट कर ली, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कंटिन्यूअस जितना भी उसने काम करा है, क्योंकि ग्रेचुटी एप्लीकेबल उसके ऊपर तभी होगा ग्रेचुटी एक्ट जब उसने क्या बोलते हैं 5 साल से ऊपर काम करा होगा, तो 5 तो मिनिमम होते ही होते हैं कंटिन्यूअस ऑफ सर्विस, 5 या उससे ज्यादा होंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में ग्रेचुटी पेबल अमाउंट आ जाएगा। क्लियर, 15/26 क्यों कराया, क्योंकि वीक एक महीने में हम 30 दिन मान के चलते हैं। ठीक है, एसएमएस यही होती है, हर जगह कॉस्टिंग में देख लो कहीं पे भी 30 दिन कंसिडर किया जाता है, 31 दिन ऐसा हम कैलकुलेट नहीं करते। वो जब एक्चुअली में जब डेज की बात करने लग जाए, जैसे एप्लीकेबिलिटी चेक कर रहे थे उसमें हम जो काउंट करेंगे डेज, तो वहां पे 31 दिन ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे, कंसिडर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उतनी नेसेसरी नहीं होती, यहाँ पे मेनली हम 30 डेज को हम मंथ काउंट करते हैं, एक महीना, तो 30 में से 4 संडे निकल जाता है, तो 30 में से 4 चला गया तो 26 बचा, तो 26 वर्किंग डेज होते हैं, और उसका 15 दिन हम, यानी कि जो भी लास्ट ऑन सैलरी मिली है वो उसकी 26 दिन की मिली है, और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 15 दिन से, तो 15 दिन की लास्ट 15 दिन की सैलरी आ जाएगी, और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे कंटिन्यूअस ईयर ऑफ सर्विस से, तो आ जाएगा ग्रेचुटी पेबल अमाउंट हमारे पास। क्लियर, नेक्स्ट आता है हाफ ईयरली एम्प्लॉयमेंट केस। ठीक है, अगर हाफ ईयरली एम्प्लॉयमेंट है उस पर्सन का तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 15/26 करते हैं किसमें, फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में, अब वहां पे हम 7/26 करेंगे, बस इतना सा चेंज है, बाकी और कोई चेंज नहीं है। ग्रेचुटी अमाउंट कैसे निकालेंगे, 7 डेज ऑफ सैलरी पहले कैलकुलेट करेंगे इनटू कंटिन्यूअस ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, और 7 डेज ऑफ सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है, लास्ट वाली सैलरी लेते हैं, लास्ट मंथली सैलरी, ठीक है, उसको 26 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 26 दिन का सैलरी मिला है वो, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो आ जाएगा 7 दिन का सैलरी, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कंटिन्यूअसली जितना भी उसने हमें सर्विस प्रोवाइड करी है कंपनी में, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्रेचुटी पेबल अमाउंट आ जाएगा हाफ ईयरली एम्प्लॉयमेंट के केस में। क्लियर, सीजनल एम्प्लॉयमेंट के केस में भी हम यही वाला अप्लाई करते हैं, हाफ ईयरली एम्प्लॉयमेंट वाला। ठीक है, अगला पॉइंट, इन केस ऑफ डेथ, इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, नोट्स। अगर डेथ और परमानेंट डिसेबलमेंट का केस है तो 5 साल का ये जो कंटिन्यूअस ईयर वाला जो कंडीशन है इसको हम इग्नोर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑफिस के काम से ही उसको क्या बोलते हैं, उसकी या तो डेथ हो गई, ठीक है, तो उसमें हम 5 साल का टाइम हम नहीं देखेंगे, जितने दिन भी उसने काम करा उस दिन के अकॉर्डिंग हम उसे, अगर वैसे उसने 4 साढ़े 4 साल भी काम करा है, उसके बाद उसकी किसी भी कारणवश, कंपनी के कारणवश से ड्यूरिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो वो 4.5 साल की, हम जो 4.5 साल उसने काम करा है तो हम उसे 4.5 साल का ही ग्रेचुटी अमाउंट देंगे। ठीक है, अगर वो वर्किंग, अगर मान लेते हैं कि कोई नॉर्मल पर्सन होता है उसने 4.5 साल काम करा फिर जॉब छोड़ के चला गया, तो उस टाइम हम ग्रेचुटी नहीं देते हैं, क्योंकि उस समय 5 साल की कंडीशन देखेंगे। बट एक्सेप्शनल केस है डेथ और परमानेंट डिसेबलमेंट अगर का केस है, ठीक है, तो हम उसमें ये जो कंडीशन है इसे हम इग्नोर करते हैं।
ठीक है, तो वहां पे हम 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस नहीं देखेंगे। वाइल कंप्यूटिंग अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, राउंडिंग ऑफ शैल बी डन। अब इसमें जो कंटिन्यूस सर्विस का जो होता है ना कि अगर 9 साल 3 महीना किया तो हम इसको कितने साल माने, ठीक है, तो यहाँ पे राउंडिंग ऑफ का प्रोविजन है जो ग्रेचुटी एक्ट में ये बताता है कि अगर 9 साल 2 महीना है इसको तो 9 साल ट्रीट करो, और अगर 9 साल 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा दिन उसने काम करा है, 9 साल 6 महीने तो भी उसको 10 साल ट्रीट करो, 9 साल 6 महीने 1 दिन है तो भी उसे 10 साल ट्रीट करो, ठीक है। लेकिन 9 साल 6 महीने 29 दिन है तो उसको 9 साल ही ट्रीट करेंगे हम, ठीक है, 10 साल ट्रीट नहीं करेंगे। क्लियर। यहाँ पे कंडीशन ये है कि जितना भी साल है 6 महीने या उससे ज्यादा अगर होगा तो उसमें हम क्या बोलते हैं, एक ऐड कर देते हैं 1 साल, उसे फुल ईयर काउंट करेंगे हम, ठीक है, तो 9 नहीं काउंट करेंगे उसके बजाय हम 10 काउंट करेंगे। नेक्स्ट, in case due to any accidental reason if salary of an employee has been reduced then separately gratuity shall be computed for the period before and after accident। देखो ये केस है, इस पे कोई केस स्टडी भी है। ड्राइवर होता है, वो कहते हैं उसमें पैसेंजर्स को बचाने के लिए वो खुद कूद जाता है, ठीक है, तो उसने ड्यूरिंग द इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसकी क्या बोलते हैं, काम करते करते बीच में वो हेल्प करने के मोटिव से, ठीक है, तो वो बचाते बचाते लेकिन उसकी खुद ही वो डिसेबलमेंट हो जाता है, उसका मतलब परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, वो अब ड्राइव करने की कंडीशन में नहीं होता कि वो बस चला सके आज से, ठीक है, ठीक होने के बाद भी। तो इस केस में अब कंपनी ने क्या करा, उसे उसे ड्राइवर से अब उसको एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में अब लिखने का काम दे दिया, बस दैट्स इट, ठीक है। तो यानी कि उसकी सैलरी तो रिड्यूस होगी क्योंकि ड्राइवर की सैलरी पहले 40,000 थी, अब उसकी सैलरी 25,000 है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। तो अगर ऐसा कुछ केस है, एक्सीडेंट होने के बाद सैलरी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, ये चेंज सैलरी रिड्यूस ही होती है मोस्टली, ठीक है, जो भी चेंज आता है तो उस केस में हम सैलरी रिड्यूस होने से पहले जितनी सैलरी थी उतने साल तक, जितने साल तक उसने पहले काम करा है उस सैलरी पे, बढ़ी हुई सैलरी पे, उतने साल की अलग ग्रेचुटी निकालेंगे, और जितने साल उसने दूसरे डिपार्टमेंट में आकर के काम करा है कम सैलरी पे उतने साल का हम अलग से ग्रेचुटी निकालेंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास टोटल ग्रेचुटी पेबल अमाउंट। क्लियर। इसमें देखो ड्राइवर है, ड्राइवर क्या बोलते हैं 12 साल उसने ड्राइवर का काम करा है, ठीक है, डीटीसी में, बट फिर एक एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद से वो रीअपॉइंटेड हो गया किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफिस में काम कर रहा है, 2 साल वहां पे काम करे हैं। यहाँ पे 40,000 रुपए पर मंथ मिलता था, यहाँ पे 25,000 रुपए पर मंथ मिलता है उसे। तो अब इसमें 15 दिन की सैलरी पहले निकालेंगे हम इसकी, ठीक है, तो 12 साल की, तो 15 दिन की सैलरी कैसे निकलेगी, 40,000 डिवाइड करेंगे उसको 26 डेज से, इंटू करेंगे 15 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितने से, 12 साल से, तो आ जाएगा हमारे पास अमाउंट 276923। आप सभी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सेम जब वो दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो गया, उसने 2 साल वहां पे भी काम करे हैं, तो वहां पे भी तो 2 साल की ग्रेचुटी मिलेगी, लेकिन उसमें 25,000 के हिसाब से मिलेगी, 40,000 के हिसाब से नहीं मिलेगी। 40,000 के हिसाब से उसने 12 साल काम करे थे, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। 2 साल उसने 25,000 रुपए पर महीने पर मंथ के हिसाब से काम करे हैं, तो 25,000 के हिसाब से निकालेंगे हम। तो 25,000 को 26 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, इंटू कर देंगे 2 साल से, तो आ जाएगा हमारे पास 28846, ठीक है, ये अमाउंट आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो आ जाएगा हमारे पास टोटल ग्रेचुटी 305769, ये अमाउंट हमें पे करना होगा। क्लियर। तो यहां तक हमारे 4 कंटेंट कंप्लीट होते हैं। फिफ्थ कंटेंट जो होता है हमारा मिसलेनियस प्रोविजन, जो कि लास्ट है, लास्ट कंटेंट है। मिसलेनियस प्रोविजन देखेंगे इस एक्ट के अंदर जो भी है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये हमारा है ड्यूरेशन वाला, पहला पॉइंट, ठीक है, ड्यूरेशन वाला कौन सा, कि ग्रेचुटी कब हमें पे करना चाहिए, कितने दिन के अंदर, और अगर उतने दिन के अंदर पे नहीं किया जाता एम्प्लॉयर के थ्रू तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगी, वो देखेंगे हम मिसलेनियस प्रोविजन के अंदर। पहला नोट ड्यूरेशन वाला था, है ना। तो अब यहाँ पे जो है एम्प्लॉयर लायबल हो जाता है ग्रेचुटी पे करने के लिए। ऑब्वियसली मैंने बताया था टर्मिनेशन ऑफ सर्विस जैसे ही हुआ उस दिन से 1 महीने यानी कि 30 डेज, विद इन 30 डेज लॉ कहता है कि ग्रेचुटी पे कर दो, किसको, एम्प्लॉय को, तुम उसके लिए लायबल हो। बट अगर एम्प्लॉयर फेल हो जाता है ये करने से तो फिर लॉ कहता है फिर तो अब देखो तुम्हारे साथ क्या कानून कार्रवाई होगी। उसके बाद क्या होता है, अगर वो फेल हो जाता है ये काम करने से, ग्रेचुटी पे करने में 30 दिन हो गए और उसने अभी तक पे नहीं करा, फिर लॉ कहता है कि तुम्हारे ऊपर अब सिंपल इंटरेस्ट चार्ज होगा 10% पर एनम के अकॉर्डिंग। कहां से, प्रोस्पेक्टिवली नहीं, रिट्रोस्पेक्टिवली। जिस दिन से वो अमाउंट तुम्हारे ऊपर ड्यू हुआ उस दिन से जब तुम उसको पे करोगे, यानी कि फ्यूचर में तुम उसे जिस दिन पे करोगे उस दिन तक उस अमाउंट को अपने पास रखा, एम्प्लॉय को नहीं पे किया था, उतने दिन का तुम उसे सिंपल इंटरेस्ट दोगे 10% पर एनम के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे प्रोस्पेक्टिवली नहीं कह रहा, रिट्रोस्पेक्टिवली कह रहा है। रिट्रोस्पेक्टिवली मतलब पीछे से ही वो चालू हो जाता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट उसी दिन से चालू हो जाएगा जिस दिन से वो अमाउंट ड्यू हुआ होगा। लेकिन इससे बढ़िया क्या था, एम्प्लॉयर अगर 30 दिन के अंदर अंदर पे कर देता, बेशक 30वें दिन वो पे करता, तब भी उसके 30 दिन का सिंपल इंटरेस्ट तो वहां पे सेव हो जाता, है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या फंस गया, अब यहाँ पे ये एम्प्लॉयर फंस गया कि अब उसे वो जो 30 दिन जो उसको मिले थे ना टाइम पीरियड की, उतने दिन के अंदर पे करना है, अब उस 30 दिन का भी उसको सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसने एम्प्लॉयर को पनिशमेंट दे दिया, किसने, लॉ मेकर ने। एग्जाम्पल टाइमलाइन से देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे टाइमलाइन बना रखा है, देखो 10 साल उसने काम करा है, 31/3/2021 को उसकी टर्मिनेशन होगी जॉब की, तो ग्रेचुटी पे बिकम्स पेबल, इस दिन से उसके 10 लाख रुपए ग्रेचुटी ड्यू हो गए, 10 लाख रुपए उसको पे करना है, किसको, एम्प्लॉय को। कौन पे करेगा, एम्प्लॉयर। ये ड्यू हो गया कब, 31/3/2021 को। विद इन 30 डेज, इस पीरियड में अगर उसको दे दिया तो अच्छी बात है, बट क्या हुआ, अब उसने नहीं पे करा,
ठीक है, इस पीरियड में उसने नहीं पे करा। अब इस पीरियड में अगर उसने नहीं पे करा है तो फिर उसने कब पे करा, उसने पे करा है 15 दिसंबर 2021 को, आफ्टर 30 डेज। तो आफ्टर 30 डेज के केस में एसआई लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट 10% पर एनम के अकॉर्डिंग, रेट्रोस्पेक्टिवली जिस दिन से अमाउंट ड्यू हुआ है। तो अमाउंट ड्यू हुआ है कब से, 31 मार्च 2021 से। तो 31 मार्च 2021 से अभी तक जितने भी दिन हुए हैं वो पूरे दिन काउंट होकर के उतने दिन का उसे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। किसको, एम्प्लॉय को। ग्रेचुटी के साथ साथ वो इंटरेस्ट भी अब लेगा। तो अब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इसका। तो इसने पे कब करा है, 15 दिसंबर 2021। तो यानी कि 31 मार्च 2021 को ड्यू हुआ था, तो अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन, जुलाई के 31 दिन, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर के 15 दिन, 15वें दिन पे करा है। तो 259 डेज होते हैं। उसने जिस दिन ड्यू हुआ था उसके 259 डेज यानी कि 259th डे को उसने पेमेंट करी है ग्रेचुटी की। यानी कि लॉ कहता है 30 दिन के अंदर पे करने के लिए, लेकिन ये तो 259th डे को पे कर रहा है। तो अब इसे रेट्रोस्पेक्टिवली इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 10 लाख का 10% कैलकुलेट करो और 259 डेज डिवाइडेड बाय 365, क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं, क्योंकि वो जो पर एनम का है ना वो इंटरेस्ट, तो इसीलिए उसे 259 के प्रोपोर्शन में कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। तो ये अमाउंट आ गया 70959 और ये 10 लाख तो ग्रेचुटी देना ही देना है। तो इसमें इन दोनों को ऐड करके अब ये अमाउंट पेमेंट होगी 10,70,959 रुपए। क्लियर। नेक्स्ट, even though in case of delayed payment the amount of interest becomes payable, still such interest shall not exceed the amount। अब इसमें नोट है, नोट देख लेते हैं। नोट ये कह रहा है कि अगर क्या बोलते हैं वो लेट पेमेंट कर रहा है, कितना भी लेट पेमेंट करे, लेकिन इंटरेस्ट का जो अमाउंट है ना वो कभी भी ग्रेचुटी से ज्यादा नहीं हो सकता, या तो ग्रेचुटी के बराबर होगा या उससे कम ही होगा। तो ऑब्वियसली हमने देखा 10 लाख उसका टोटल हमारा क्या था, ग्रेचुटी का अमाउंट, लेकिन इंटरेस्ट कितना था, 70,959 रुपए। तो ग्रेचुटी से तो कम ही है ना, या तो 10 लाख ग्रेचुटी के साथ साथ वो 10 लाख तक का इंटरेस्ट ले सकता है इतना लेट, और प्रैक्टिकली इतना लेट कोई होता नहीं है। ठीक है, लेकिन लॉ मेकर ने फिर भी उसके प्रोविजन बना रखे हैं पहले से ही। अगर बाई चांस ऐसा कोई यूनिक केस आता है तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होगी, तो उसके साथ यही ट्रीटमेंट होगी कि अगर इंटरेस्ट ग्रेचुटी से भी अगर ज्यादा जा रहा है, यानी कि मान लेते हैं 15 लाख इंटरेस्ट बन रहे हैं, ग्रेचुटी अमाउंट 10 लाख ही है, तो लॉ मेकर ने उस समय एम्प्लॉयर को थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे दिया कि नहीं चल एम्प्लॉयर तू ऐसा कर, 15 लाख इंटरेस्ट बन रहे हैं ना तू, लेकिन ग्रेचुटी अमाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट मत दियो। ठीक है, यानी कि 10 लाख ही इंटरेस्ट दे और 10 लाख जो एक्चुअल ग्रेचुटी थी यानी कि 20 लाख ही पेमेंट कर दे, 25 लाख मत कर। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ पे वही बता रखा है डायग्राम के थ्रू, एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और ग्रेचुटी अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट कौन सा वाला लेना है, इन दोनों अमाउंट में विच एवर इज लेस। ठीक है, जो भी सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे देख लो एग्जांपल के लिए, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने 10 लाख लिया था। ठीक है, 10 लाख और यहाँ पे मान लेते हैं 70,000, मैं पूरा नहीं लिख रहा, 70,000, विच एवर इज लोअर वो हम इंटरेस्ट ऑन ग्रेचुटी कंसिडर करेंगे। तो 70,000 है तो 70,000 इंटरेस्ट ऑन ग्रेचुटी कंसिडर हो जाएगा, 10 लाख को नहीं करेंगे। एक नोट और दे रखा है, मैक्सिमम ग्रेचुटी पेबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट को इंक्लूड करके मैक्सिमम जो ग्रेचुटी है 2 टाइम्स ऑफ एक्चुअल ग्रेचुटी पेबल। ठीक है, ये भी यही वाली बात कह रहा है। ठीक है, जो ऊपर हमने ये वाला पॉइंट देखा है ना, इनडायरेक्टली इसने भी वही वाली बात कही है। मैक्सिमम ग्रेचुटी जो होगी इंटरेस्ट को इंक्लूड करके वो 2 टाइम्स ऑफ एक्चुअल ग्रेचुटी या उससे कम ही होगी। तो ऑब्वियसली पहले वो यहाँ पे 25 लाख के बदले में कितना बोला, 20 लाख ही, क्योंकि 15 लाख यहाँ पे इंटरेस्ट था, 20 लाख ही, और 20 लाख क्या है हमारा, 2 टाइम्स ऑफ एक्चुअल ग्रेचुटी, है ना। बात तो दोनों सेम हो गई। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा दोनों कहना क्या चाह रहे हैं। कहना यही चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट जो होगा ना कभी भी एक्चुअल ग्रेचुटी से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। अगर करता है किसी भी ऐसे एक्सेप्शनल केस में, यूनिक केस कोई आ जाता है इन फ्यूचर, तो उस केस में हम ग्रेचुटी का जो एक्चुअल अमाउंट है वहीं तक हम उस इंटरेस्ट को कंसीडर करेंगे, उससे ऊपर जितने भी हैं उन सबको इग्नोर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब नोट 2 देखेंगे मिसलेनियस प्रोविजन के अंदर। नोट 2 क्या है, अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ इंस्पेक्टर। Appropriate government has been empowered to appoint 2 or more inspectors for a particular area or particular factory or establishment। जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ने 2 या 2 से ज्यादा इंस्पेक्टर को एक पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर फैक्ट्री में एस्टेब्लिश कर रखा है। गवर्नमेंट ने अपने चाहने वाले को भेज रखा है वहां पर ऑलरेडी पहले से। 2 या 2 से ज्यादा इंस्पेक्टर होते हैं। क्यों होते हैं, वो वहां पे देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं कि यहाँ पे ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है, और हो रहा है तो ग्रेचुटी एम्प्लॉय को मिल रही है भी या नहीं मिल रही। ठीक है, कई एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिल ही ना रही हो। ठीक है, तो इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, हाँ, इन रिलेशन टू द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, then suffering party can file a complaint to such appointed inspector for the settlement of their disputes। और वो जो इंस्पेक्टर होते हैं ऑलरेडी वहां पे अपॉइंट हर एस्टेब्लिशमेंट में या उस पर्टिकुलर एरिया में, अगर कोई डिस्प्यूट होता है किसी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी से रिलेटेड, तो जो भी सफरिंग पार्टी होती है जिसको पेमेंट नहीं मिल रही होती है एक्चुअली एम्प्लॉय, ठीक है, तो एम्प्लॉय जाएगा वहां पर फाइल करेगा कंप्लेंट किसको, इंस्पेक्टर के पास, कि ये सेटलमेंट और ये डिस्प्यूट हो रहा है हमारा, इसे सेटलमेंट करवाइए। तो ये काम होता है अपॉइंटमेंट ऑफ, ये इसलिए अपॉइंट किए जाते हैं कौन, इंस्पेक्टर। अब इनके पास पावर क्या होती है वो देख लेते हैं। पावर का जो क्या बोलते हैं पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को याद करने के लिए कौन कौन सी पावर होती है इनके पास, उनका मैंने कोड बना दिया है, सी पैड, एस आई, यहाँ पे सी नहीं है डायरेक्ट, यहाँ पे एस आई पी ए डी, सी पैड। एस स्टैंड्स फॉर समनिंग, ठीक है, आई स्टैंड्स फॉर इशू इंक्वायरी कमीशन, और पी स्टैंड्स फॉर पब्लिक रिकॉर्ड चेकिंग, ए स्टैंड्स फॉर एफिडेविट टू ओथ,
और डी स्टैंड्स फॉर डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो भी नेक्स्ट पेज नेक्स्ट स्लाइड पे आप सभी को देखने को मिलेगा। पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। समनिंग जो पावर है इनके पास, ये क्या है? समनिंग, ये किसी को भी नोटिस भेज सकते हैं, किसी को भी, मतलब रिस्पोंडेंट को। रिस्पोंडेंट कौन होता है? जिसके अगेंस्ट में केस फाइल की गई है, रिस्पोंडेंट को डिफेंडेंट भी कहते हैं, ठीक है। उसे ये नोटिस भेजेंगे, समन भेजेंगे, वो आएगा, उसे कहते हैं वो आएगा और उनके ऑफिस में और अपनी एक्सप्लेनेशन देगा, ठीक है, अपने आप को डिफेंड करेगा, क्लियर। सेकंड पावर है इशू इंक्वायरी कमीशन। ये इंक्वायरी कमीशन को बिठा सकते हैं, दैट इज इफ इंस्पेक्टर डजंट सेटिस्फाइड विद समनिंग देन ही कैन इशू अ नोटिस फॉर एस्टैब्लिशिंग अ कमीशन हु विल कंडक्ट डिटेल्ड इंक्वायरी इन सच केस। अगर इनको समनिंग जो भी हुई इनके पास, मतलब जो भी उसने एक्सप्लेनेशन दी रिस्पोंडेंट ने, उससे भी अगर इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है, तो फिर ये क्या करेंगे? इंक्वायरी कमीशन को भेजेंगे, इंक्वायरी कमीशन बिठाएंगे और वो क्या करेंगे? वहां पे डिटेल्ड इंक्वायरी करेंगे। किस चीज में? इस केस में, कि क्यों ग्रेचुटी पे नहीं हो रही, क्या रीजन है, इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, पूरी डिटेल्ड इंक्वायरी करेगी वो कमीशन। वो कमीशन कौन बिठाता है? ये इंस्पेक्टर बिठाते हैं, इनके पास पावर है। थर्ड पावर इनके पास पब्लिक रिकॉर्ड्स चेकिंग। पब्लिक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, दैट इज इंस्पेक्टर कैन चेक एनी रजिस्टर एनी रिकॉर्ड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स अगेंस्ट कंप्लेंट हैज बीन रिसीव्ड। जो भी कंप्लेंट रिसीव हुई है उसके वजह, उसके अगेंस्ट में, ठीक है, जितनी भी इनके पास जो भी चीजें चेक करना चाहें, वो पब्लिक रिकॉर्ड सब कुछ वो चेक कर सकते हैं। उस बिजनेस से रिलेटेड उसका रजिस्टर, रिकॉर्ड, जो भी एस्टैब्लिशमेंट का रिकॉर्ड है, सब कुछ चेक कर सकते हैं। इनके पास ये पावर दे रखी है गवर्नमेंट ने, क्लियर। फोर्थ, एफिडेविट टू ओथ, that is while receiving in the information from both the parties inspector shall obtain। हाँ obviously एफिडेविट हम किसी भी चीज में याद है कि कभी भी रिज्यूमे भरते हैं, कुछ भी डिटेल्स देते हैं, कभी भी वहाँ पे अपना ओथ देते हैं कि ये जो है, ये इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने दी है वो बिल्कुल सही है, मेरे अकॉर्डिंग ट्रू इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, और इन केस अगर क्या होता है कोई गलत इन्फॉर्मेशन होती है तो मेरे को कानूनन कार्रवाई मेरे ऊपर किया जा सकता है, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है। तो इस टाइप की डिक्लेरेशन आजकल हर जगह लगभग दिया जाता है। तो सेम ये इंस्पेक्टर करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन उन दोनों पार्टी से लिए जाते हैं, उन इन्फॉर्मेशन में एफिडेविट टू ओथ लिया जाता है इनसे कि हाँ ये जो भी तुम लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन इंस्पेक्टर को दिया, मतलब मेरे को दिया है, अभी मान लेता हूँ कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं बोल रहा हूँ जो भी तुम लोगों ने इन्फॉर्मेशन मेरे को दिया है उन सब में एग्री करो कि सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, और अगर नहीं है तो अभी बता दो, इन फ्यूचर अगर कोई गलती होती है तो तुम्हारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा और उन्हें पेनलाइज या पनिश किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दैट इज व्हेनेवर एनी इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्ड और रजिस्टर और एनी डॉक्यूमेंट डिमांडेड बाय इंस्पेक्टर मस्ट प्रोड्यूस बाय द एस्टैब्लिशमेंट। इनके पास फिफ्थ पावर है कि डिस्कवरी, मतलब कुछ भी अगर कभी भी जरूरत पड़ी किसी भी रिकॉर्ड की, किसी भी इंफॉर्मेशन की, जो भी डिमांड किया जाएगा इस इंस्पेक्टर के द्वारा, उस एस्टेब्लिशमेंट को वो प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, वो सामने लेकर के आना ही पड़ेगा। किसके सामने? इंस्पेक्टर के सामने। इंस्पेक्टर के पास इतनी पावर है कि वो जो मांगेगा वो उस एस्टेब्लिशमेंट को देना होगा, नहीं तो उसके अगेंस्ट में एक्शन ले लेगा वो, ठीक है। तो क्या क्या पावर है? पहला पावर किसी को भी नोटिस देकर के बुला सकता है। सेकंड, इंक्वायरी कमीशन बिठवा सकता है डिटेल्ड एनालिसिस के लिए, डिटेल में जानने के लिए कि ये क्या केस है, क्यों हो रहा है ये, ठीक है। थर्ड, पब्लिक रिकॉर्ड चेक कर सकता है, जो भी इनके पास रजिस्टर वगैरह जो भी मेंटेन होते हैं पब्लिक रिकॉर्ड, वो चेक कर सकता है। एफिडेविट इन लोगों से ले सकता है कि जो भी गलत, अगर इन फ्यूचर अगर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आती है, गलत पाया जाता है, तो तुम दोनों में से जो भी गिल्टी पाया जाएगा उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जाएगा या पेनलाइज या पनिश किया जाएगा उसको, ठीक है। ये पावर है। फिफ्थ एंड लास्ट पावर जो इनको दे रखी है कि कभी भी किसी भी टाइम उस केस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी रिकॉर्ड या रजिस्टर या डॉक्यूमेंट अगर डिमांड करता है कौन? इंस्पेक्टर, तो सामने एस्टेब्लिशमेंट को उस रजिस्टर या उस रिकॉर्ड को लाना ही होगा, क्लियर। नेक्स्ट, अब आते हैं नोट 3 मिसलेनियस के पॉइंट्स के अंदर, फोर फीचर ऑफ ग्रेचुटी। फोर फीचर ऑफ ग्रेचुटी, किस केस में हम ग्रेचुटी को फोरफीट कर लेंगे? अंडर द फॉलोइंग केसेस ग्रेचुटी पेबल टू एम्प्लॉय शैल गेट फोरफिटेड बाय द एम्प्लॉयर। ये केस हैं दो, इन केस में ग्रेचुटी अमाउंट को हम फोरफीट कर सकते हैं। पहला केस, इफ एन एम्प्लॉय caused any loss or damages to the employer before termination। अगर कोई एम्प्लॉय टर्मिनेशन से पहले अगर एम्प्लॉयर का कोई लॉस कर देता है या डैमेज कर देता है कुछ भी, तो देन एम्प्लॉयर कैन फॉरफीट द फॉलोइंग अमाउंट। फॉलोइंग अमाउंट है ये, ठीक है, जी इज मिसिंग। फॉलोइंग अमाउंट, कौन से फॉलोइंग अमाउंट? फोर फीचर ऑफ ग्रेचुटी लेस देन इक्वल टू अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी या लॉस विच एवर इज लेस। मतलब उतने अमाउंट तक का वो फॉरफीट कर सकता है ग्रेचुटी अमाउंट, जितने अमाउंट का या तो उसका लॉस हुआ है, मान लेते हैं लॉस अगर उसके ग्रेचुटी से भी कहीं ज्यादा हुआ है, एग्जांपल वही पिछला लेके चलते हैं, एक्चुअल ग्रेचुटी 10 लाख और अब मान लेते हैं कि लॉस 5 लाख का ही हुआ है, तो वे इन दोनों में से जो भी अमाउंट सबसे लोएस्ट होगा उस अमाउंट को कंसीडर करेंगे फोर फीचर ऑफ ग्रेचुटी में, ठीक है। तो वो कितना अमाउंट होगा? 5 लाख, जो बचे 5 लाख वो 5 लाख हम पे कर देंगे एज अ ग्रेचुटी। अगर मान लेते हैं कि 15 लाख का लॉस कर दिया, ग्रेचुटी अमाउंट 10 लाख है, तो मैक्सिमम हम कितना कर सकते हैं? ग्रेचुटी अमाउंट तक के बराबर हम फोरफीट कर सकते हैं, यानी कि 5 लाख फिर भी बाय मतलब लास्टली उस एम्प्लॉयर को ही लॉस झेलना होगा, क्लियर। और अगर केस सेकंड देखें, इफ एनी एम्प्लॉय हैज डन राइटस एक्टिविटी अगर कर रहा है, मतलब झगड़े कर रहा है, दंगे फसाद कर रहा है, वायलेंट और इमोरल बिहेवियर अगर उसका है, ठीक है, तो इस केस में भी उसकी ग्रेचुटी जो है वो फोरफीट कर सकते हैं, क्लियर। तो पहला केस है जितने का लॉस, अगर कोई लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो जितने का लॉस है या जो एक्चुअल ग्रेचुटी है, इन दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट होगा, लोएस्ट अमाउंट होगा, वो हम फोरफीट कर लेंगे। सेकंड केस है अगर क्या बोलते हैं राइटस एक्टिविटी कर रहा है, वॉयलेंट कर रहा है, ठीक है, दंगे फसाद कर रहा है पूरी कंपनी में और इमोरल बिहेवियर है उसका, ठीक है, तो फिर उस केस में हम ग्रेचुटी को फोरफीट कर लेते हैं, ठीक है। तो होपफुली क्लियर हो रहा होगा आप सभी को।
फोर्थ, अब आते हैं हम पेनल्टी का, मिसलेनियस प्रोविजन के अंदर नोट 4 में ना कुछ पेनल्टी एक्सप्लेन की गई हैं। पहला झूठ बोलना, दूसरा लॉ तोड़ना और तीसरा नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी बाय एम्प्लॉयर। अगर फॉल्स स्टेटमेंट, गलत झूठ बोला गया है गिवन बाय एम्प्लॉयर टू अवॉइड ग्रेच्युटी टू एम्प्लॉय और इंस्पेक्टर, किसने झूठ बोला है? एम्प्लॉयर ने। किसको? एम्प्लॉय को झूठ बोला या इंस्पेक्टर को झूठ बोला? तो फिर उस पर पेनल्टी लगेगी 10,000 या उससे कम की, या इंप्रिजनमेंट होगी 6 महीने या उससे कम की, या नहीं तो दोनों भी हो सकती है। अब ये एक होगी या दोनों होगी वो डिसाइड करता है इंस्पेक्टर। अब डिपेंड करता है इंस्पेक्टर कैसा है, इंस्पेक्टर क्या डिसीजन लेता है, ठीक है। लेकिन ये पनिशमेंट हो सकती है उसको, या तो पेनल्टी लगेगी या इंप्रिजनमेंट होगी 6 महीने से या 6 महीने तक या उससे कम, पेनल्टी 10,000 या उससे कम, या नहीं तो दोनों ही लगेंगी उसके ऊपर, ठीक है। और अगर लॉ तोड़ना, इफ एनी वन कंडक्ट कॉन्ट्रावेंशन टू एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी कि नॉट फॉलो द रूल्स और एनीथिंग, ठीक है, जो भी लॉ में लिखा है उसको फॉलो नहीं कर रहा है कोई भी, तो उस पर पेनल्टी लगेगी 10,000 से लेकर के 20,000 तक के बीच में, या इंप्रिजनमेंट होगा उसका 3 महीने से 1 साल तक। ये जो भी ड्यूरेशन है, जो भी होगा पनिशमेंट, इन सब में से डिसाइड फाइनली कौन करेगा? इंस्पेक्टर, ठीक है। या नहीं तो दोनों ही उस पे, दोनों ही चीजों से उन्हें पनिश किया जाएगा, पेनल्टी के थ्रू भी और इंप्रिजनमेंट के थ्रू भी। अब क्या होगा वो फाइनल डिसीजन आएगा इंस्पेक्टर के थ्रू। थर्ड केस, नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी बाय एम्प्लॉयर। अगर ग्रेच्युटी का अमाउंट एम्प्लॉयर ने पे नहीं करा है, ठीक है, एम्प्लॉयर के थ्रू वो दिया नहीं गया, तो पेनल्टी लगेगी। कितनी वो डिफाइन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्पेक्टर। अब इंस्पेक्टर जो बोल देगा वो पेनल्टी उसके ऊपर लग जाएगी। इंप्रिजनमेंट 6 महीने से 2 साल तक की जेल हो सकती है उसको, या नहीं तो दोनों हो सकती है। मनमानी पेनल्टी भी बोल सकता है इंस्पेक्टर, लगा सकता है उसके ऊपर। कौन? इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर बोलेगा या तो तुम मनमानी, उससे पेनल्टी भी लगा देगा और ऊपर से जेल भी भेज देगा उसको, ठीक है, दोनों भी हो सकते हैं उसके ऊपर। तो ये था पेनल्टी के कुछ प्रोविजंस जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। लास्ट टॉपिक है नोट 5, कंपलसरी इंश्योरेंस अंडर ग्रेच्युटी। अब ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर ना एक मिसलेनियस प्रोविजन दे रखा है कि ग्रेच्युटी के अंदर कंपलसरी इंश्योरेंस करवाना होगा। अब वो कौन करवाएगा, किस केस में करवाएगा, वो हम देखते हैं। एवरी एम्प्लॉयर विद एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 500 और मोर एम्प्लॉयज, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट 500 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज है उसके एस्टेब्लिशमेंट में, ठीक है, तो shall be liable to compulsory to take insurance of all the employees covered under this act। मतलब उस 500 और 500 से ज्यादा अगर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में, तो उनमें से जितने भी एम्प्लॉय इस एक्ट में कवर्ड होते हैं उन सबका इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इफ एन एम्प्लॉयर फेल्स टू मेक सच इंश्योरेंस, अगर कोई क्या बोलते हैं फेल हो जाता है, कोई एम्प्लॉयर इंश्योरेंस नहीं करवाता है, देन ही शैल बी पेनलाइज्ड अ फाइन अप टू 10,000, 10,000 तक उसको फाइन उससे लिया जा सकता है, पेनलाइज किया जा सकता है उसको। और इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस एन एडिशनल फाइन ऑफ 1,000 पर डे। मान लेते हैं कि एक बार उसको पेनलाइज कर दिया 10,000, लेकिन फिर अगले दिन उसने नहीं करवाया इंश्योरेंस, उससे अगले दिन भी नहीं करवाया, चुप है एकदम, साइलेंस है, तो लॉ कहता है 10,000 रुपए तक तो पेनलाइज किया ही जाएगा उसको। और अगर इन फ्यूचर आगे भी वो जितने दिन उसे क्या बोलते हैं इग्नोर करता जाएगा, इंश्योरेंस नहीं करवाता जाएगा, तो पर डे 1,000 उससे पेनल्टी ली जाएगी। 10,000 प्लस 1,000 पर डे, जितने भी दिन वो इग्नोर करता जाएगा, फॉलो नहीं करेगा रूल को, तो वो उससे चार्ज करेंगे, ठीक है। ये होगी पेनल्टी की बात। कंपलसरी क्या होगा वो पॉइंट 1 बता रहा है, और अगर नहीं वो क्या बोलते हैं करवाता है तो फिर उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी वो पॉइंट 2 एक्सप्लेन कर रहा है। अब आते हैं एम्प्लॉयर्स एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पे मतलब चार्ट के थ्रू मैंने एक्सप्लेन कर दिया, नीचे ऊपर तो रिटन फॉर्म में है पैराग्राफ में, नीचे अब चार्ट के थ्रू में एक्सप्लेनेशन है। एम्प्लॉयर एस्टेब्लिशमेंट, अगर 500 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय हैं तो एप्लीकेबल है। एम्प्लॉयर अगर फेल हो जाता है तो फेल टू टेक इंश्योरेंस, तो फाइन लगेगा कितना? 10,000 प्लस 1,000 पर डे लगेगा इन कंटिन्यूइंग द ऑफेंस। अगर सेम ऑफेंस को अगर वो कंटिन्यू करता रहेगा तो 10,000 रुपए प्लस 1,000 पर डे के हिसाब से उसको चार्ज करेंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। और ये जो एम्प्लॉयर है ये किसका क्या बोलते हैं इंश्योरेंस लेना इसके लिए कंपलसरी हो जाएगा। ऑल एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर होगा। मान लेते हैं कि 500 हैं, 500 में से 100 ही कवर्ड हो रहे हैं, 400 कवर्ड नहीं है, तो उसके पास ऐसा नहीं कि 500 के इंश्योरेंस लेने पड़ेंगे, नहीं, जितने कवर्ड हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उतने का ही इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है, ठीक है। तो सेल टेक कंपलसरी इंश्योरेंस फॉर, और किसके साथ लेना है? या तो LIC या एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी, किसी के साथ भी ले सकती है इंश्योरेंस, लेकिन इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। बट ये इंश्योरेंस लेना कंपलसरी जो भी है, ये एक्सेप्शनल इसके कुछ पॉइंट है कहां पे ये इंश्योरेंस रिक्वायर्ड नहीं होगा। वेयर नो इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जहां पे लेस देन 500 से एम्प्लॉइज है, ऑब्वियसली 500 से कम एम्प्लॉइज है तो ये तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं कंपल्सन वाला ये जो प्रोविजन है, ठीक है। सेकंड, एस्टेब्लिशमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 एम्प्लॉइज प्लस दे आर कवर्ड अंडर अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड अंडर IT एक्ट 1961। अगर 500 से ज्यादा या 500 एम्प्लॉइज हैं बट वो पोगा में कवर्ड नहीं हो रहे, वो कवर्ड किस में हो रहे हैं? अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड,
जो कि किसमें आता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, ठीक है, तो फिर इंश्योरेंस का कंपल्सन नहीं होगा। क्लियर, ठीक है। तो सिंपल सा है, कंपल्सन कब आएगा, 500 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय होना चाहिए, बट वो अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में कवर नहीं होनी चाहिए, वो कवर होनी चाहिए पोगा में, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में। तो फिर जो जितने भी एम्प्लॉय कवर्ड हो रहे हैं उसके अंदर, वो उनकी इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है, किसको, एम्प्लॉयर को। और अगर ऐसा एम्प्लॉयर नहीं करता है तो फिर उसको फाइन लगाया जाएगा, उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, कितने की, 10,000 रुपए की तो लगाई जाएगी, प्लस जितने दिन अगर वो कंटिन्यूअसली आगे भी उसे इग्नोर करेगा, इंश्योरेंस अगर नहीं लेगा, किससे, एलआईसी से या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसे 1000 पर डे के हिसाब से और पेनल्टी बढ़ती चली जाएगी, एंड सो ऑन, जितनी भी होगी वो पेनल्टी उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक था हमारा कंप्लीट ग्रेचुटी एक्ट का पूरा ओवरव्यू, पूरे एक्ट का ओवरव्यू मैंने दे दिया आप सभी को। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को क्लियर हुआ होगा। जो भी चैनल पे नए जुड़े हैं, नए स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। टेक केयर, गुड बाय।